तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा यूपी बोर्ड के क्लास 11th के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर पदार्थ की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के गुणों का परिमापन। यानी पदार्थ के गुणों को हम कैसे मापते हैं। इसके लिए हम सार्थक अंक, परिशुद्धता इस चीज का मापन करते हैं और यथार्थता तथा परिशुद्धता का मापन करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियां जिनके दैनिक जीवन या वैज्ञानिक मापन में जिनका प्रयोग किया जाता है, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला अनिरंतर या असतत परिवर्ती, दूसरा निरंतर परिवर्ती। तो पहले हम जानेंगे कि अनिरंतर असतत परिवर्ती क्या होते हैं। जिन राशियों को ठीक ठीक मतलब एग्जैक्ट गिना जा सके उनको अनिरंतर परिवर्ती कहते हैं। इनके मान में किसी भी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं होती, ये एग्जैक्ट यथार्थ मान होते हैं। जैसे सिक्कों की संख्या, पेंसिल की संख्या, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या, इनका मान हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है और ये मान सटीक मान होते हैं। अगला है निरंतर परिवर्ती। निरंतर परिवर्ती क्या होते हैं? जिन राशियों का मापन किया जाता है वे निरंतर परिवर्ती कहलाती हैं। अनिरंतर परिवर्ती को ठीक ठीक गिना जाता है, जबकि निरंतर परिवर्ती में राशियों का मापन किया जाता है। इसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता पाई जाती है, क्योंकि मापन की जो शुद्धता होती है वो उसमें प्रयुक्त यंत्र पर निर्भर करती है। जैसे आम का वजन, जैसे लंबाई, जैसे आयतन, तापमान, इन सब चीजों को हम यंत्रों के द्वारा नापते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका। जैसे हमने आम का वजन लिया, अलग अलग तुलाओं में अगर हम आम का वजन लेते हैं तो किसी में ये 236 ग्राम आता है, किसी में 236.4 ग्राम आता है, किसी में 236.42 ग्राम आता है, किसी में 236.417 ग्राम आता है। यानी जिस यंत्र का जितना शुद्धता होगी, जो भी यंत्र जितना ज्यादा परिशुद्ध होगा उसका मान उतना ही सही प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा अनिरंतर और निरंतर परिवर्ती। अब हम दूसरा देखेंगे यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता क्या है? यथार्थता का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसका जो मान आता है वो उसके वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होता है, उस वस्तु की माप उतनी ही यथार्थ या शुद्ध होती है। जैसे मान ले किसी वस्तु का वास्तविक मान 30.56 ग्राम है और जब हम इसको मापते हैं तो प्रथम मान 30.84 ग्राम और द्वितीय मान 30.74 ग्राम आता है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों मान वास्तविक मान के कितना निकट हैं। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है यथार्थता बराबर औसत प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। तो हम ये प्रथम और द्वितीय मान के लिए इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो प्रथम मान में प्रायोगिक मान है 30.84 और वास्तविक मान है 30.56। जब हम इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू हमें आएगी 0.28 ग्राम। इसी प्रकार हम द्वितीय मापन की वैल्यू निकालेंगे। ये हम देखेंगे कि इसका प्रायोगिक मान जो है वो है 30.78 ग्राम और वास्तविक मान यही होगा 30.56 ग्राम। जब हम इसको निकालेंगे तो ये मान हमें 0.22 ग्राम के लगभग बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यथार्थता है वो द्वितीय मापन की ज्यादा सटीक है। यानी जो द्वितीय मापन में हमें वैल्यू मिली 30.78 ग्राम, यह वास्तविक मान 30.56
56.56 ग्राम के अधिक निकट है। इसका तात्पर्य है कि वास्तविक मान जितना अधिक निकट उतना ही अधिक शुद्ध होता है। अब हम देखेंगे परिशुद्धता क्या होती है। जब किसी भौतिक राशि का हम बार बार मापन करते हैं और हर बार मापन में हमें वही समान परिणाम प्राप्त होता है तो हम इसे परिशुद्धता कहते हैं। जैसे किसी धातु की गेंद को हमने 4 बार मापा और हर बार उसका मान सेम आया तो इसका मतलब कि जो धातु की गेंद है उसकी जो माप है वो परिशुद्ध है, परिशुद्धता कहलाती है। परिशुद्धता का अर्थ हमेशा शुद्धता से नहीं होता, क्योंकि मापन परिशुद्ध हो सकता है लेकिन कभी कभी ये वास्तविक मान से निकट नहीं होता, वास्तविक मान से दूर होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वास्तविक मान के लगभग बराबर नहीं होती है। अब हम देखेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं। जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसका जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो परिणाम दशमलव के काफी बिंदुओं तक प्राप्त होता है, तो उस माप को छोटी माप के रूप में दिखाने के लिए हम सार्थक अंक का उपयोग करते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं, जैसे हमने किसी संख्या को मापा तो उस संख्या में जो सभी निश्चित अंक हैं, इसके अलावा पहला अनिश्चित अंक जो होता है ये मिल करके सार्थक अंक कहलाते हैं। सारे निश्चित अंक और पहला अनिश्चित अंक मिलकर सार्थक अंक कहलाता है। जैसे है 21.5 सेंटीमीटर, 21.5 सेंटीमीटर में 2, 1, 5 3 सार्थक अंक है, यानी यहाँ पर टोटल सार्थक अंकों की संख्या 3 है, जहां 2 एक निश्चित अंक और 5 अनिश्चित अंक है। इसी प्रकार 15 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर और 15.00 सेंटीमीटर में हम देखेंगे। 15 सेंटीमीटर में 1 और 5 दो सार्थक अंक हैं। 15.0 में 1, 5, 0 3 सार्थक अंक है और 15.00 सेंटीमीटर में 1, 5, 0, 0 4 सार्थक अंक है। ये 15.00 सेंटीमीटर जिसमें 4 सार्थक अंक है, ये सबसे अधिक परिशुद्ध वैल्यू होती है, ये सबसे अधिक परिशुद्ध मान होता है। अब हम सार्थक अंक को निर्धारित करने के कुछ नियम देखेंगे। तो सार्थक अंक का जब हम निर्धारण करते हैं तो उसमें कुछ नियम लागू होते हैं। जितने भी जो हमें वैल्यू मिलती है उसमें जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। 1 से 9 तक की संख्या सार्थक अंक में गिनी जाती है। जैसे 146 में 1, 4, 6 3 सार्थक अंक है। 3.5 है, 1 में 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक है। 3, 5, 6, 1 दशमलव से यहाँ कोई मतलब नहीं है। 216.456 में 6 सार्थक अंक है, यानी जो भी जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू है, गैर शून्य वैल्यू है, सभी सार्थक होती हैं। दूसरा नियम है कि जब किसी गैर शून्य संख्या के बाईं ओर 0 लगा होता है तो हम उसको सार्थक अंक नहीं मानते, वो केवल दशमलव की स्थिति को बताने के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे 0.5 है, इसमें बाईं ओर का 0 काउंट नहीं होगा, इसके सार्थक अंक 2 है, 5 है। 0.056 में भी ये दोनों 0 नहीं गिने जाएंगे, 5 है, सिर्फ 2 सार्थक अंक है। और 0.0312 में भी ये दोनों 0 नहीं गिने जाएंगे, 3, 1, 2 3 सार्थक अंक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रथम गैर शून्य होता है उसके बाईं ओर जो शून्य लगा होता है उसको हम सार्थक नहीं मानते हैं। शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताता है। तीसरा रूल है दशमलव के दाईं ओर जो अंतिम शून्य लगे होते हैं वो सार्थक होते हैं। जैसे 15.0 में 3 सार्थक अंक होंगे, 1, 5, 0। 15.00 में 4 सार्थक अंक होंगे, 1, 5, 0, 0। और 15.550 में
5 सार्थक अंक होंगे, 1 5 5 5 0। तो इसमें जो दाईं ओर जो शून्य लगा होता है वो शुद्ध माप को बताता है, परिशुद्ध माप होता है, इसलिए यह जो है सार्थक अंक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब हम चौथा रूल देखेंगे। चौथा रूल है कि जब किन्हीं दो गैर शून्य के बीच, संख्या के बीच शून्य उपस्थित होता है तो हम उसको सार्थक मानते हैं। जैसे संख्या है 6.08, इसमें 6 और 8 के बीच में 0 है तो ये सार्थक माना जाएगा, इसमें सार्थक अंक 3 है। 1.007 में दोनों 0 सार्थक होंगे तो इसमें 4 है सार्थक अंक। और 15.026 में जो बीच में दोनों गैर शून्य संख्याओं के बीच में 0 है ये भी सार्थक माना जाएगा, तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है। यानी किन्हीं भी संख्याओं के बीच जब शून्य उपस्थित होता है तो हम उसको सार्थक मानते हैं। हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं और उसका परिणाम बहुत बड़ी संख्या के रूप में आता है तो उसको छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं, जो n इंटू n के घात या पावर n के बराबर होता है, जहां n क्या होती है, संख्या होती है 1 से 10 के बीच में, ये संख्या सार्थक अंक होती है। और जो n की घात होती है ये 10 में n की घात को प्रदर्शित करता है। जैसे कोई वैल्यू 4 गुणे 10 के घाते 4 है, तो चूंकि अगर हम इसको देखेंगे तो ये वैल्यू इतनी आती है, लेकिन इसको छोटे रूप में रखने के लिए हम 4 गुणे 10 के घाते 4 लिखते हैं, जहां 4 कैपिटल N को प्रदर्शित करता है और 4 स्मॉल n घात को प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे संख्याओं का निकटतम परिसीमन किसे कहते हैं। जब किसी संख्या में, जैसे जब हमने किसी भौतिक राशि का मापन किया या हमने किसी चीज को मापा, तो अगर उसमें बहुत अधिक अंक है तो जब हम गणना करेंगे तो गणना करने में हम क्या करेंगे कि उसके आवश्यक अंक के सार्थक अंकों तक उसको सीमित कर देते हैं। यानी गणना को सरल बनाने के लिए उसे आवश्यक संख्या के सार्थक अंकों तक हम उसको सीमित कर देते हैं, इसे निकटतम परिसीमन कहते हैं। इसको हम किस प्रकार करते हैं, इसके कुछ नियम है। पहला नियम है, यदि हटाया जाने वाला पहला अंक 5 से कम है तो उसके पहले वाले अंक में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे एक वैल्यू है, जैसे 7.32, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हटाया जाने वाला अंक है 2 है और ये 5 से कम है, तो इसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हट जाएगा, हमें 7.3 वैल्यू आएगी। मान है 4.563, हटाने वाला अंक है 3, तो इससे, ये भी 5 से कम है तो इससे पहले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये वैल्यू हटने के बाद बचेगी 4.5 है। दूसरा नियम है, यदि हटाया जाने वाला पहला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ देते हैं। जैसे वैल्यू है 8.67, हम देख रहे हैं कि जो हटाने वाली संख्या है 7 है, ये 5 से अधिक है, तो इससे जो पहले संख्या है जब ये हटेगा तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, हमें वैल्यू 8.7 मिलेगी। ठीक इसी प्रकार 12.789 में 9 हटेगा, ये भी 5 से अधिक है, तो इससे पहली वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, तो हमें वैल्यू 12.79 मिलेगी। दूसरा नियम है, यदि हटाया जाने वाला पहला अंक ठीक 5 है और उसके बाद कोई अंक जो उपस्थित है वो 0 ना हो तो पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण है 3.4567, यहाँ पर जो हटने वाली संख्या है वो 6 7 है, ठीक उससे पहले 5 उपस्थित है, यानी पहला अंक 5 है और इसके बाद 6 7 है, 0 उपस्थित नहीं है, तो जब ये हटेंगी तो इससे पहले संख्या में 1 जुड़ जाएगा, तो ये वैल्यू हमें 3.46 मिलेगी। अगली संख्या है 7.8251,
तो जब इसमें ये संख्या हटेगी तो हम देख रहे हैं कि अगली संख्या 5 है, कोई जीरो नहीं है, तो जब ये हटेगा तो इससे पहले संख्या में 1 जुड़ जाएगा, ये वैल्यू हमें 7.83 मिलेगी। अब हम अगला नियम देखेंगे, चौथा रूल। यदि हटाया जाने वाला पहला अंक 5 है और उसके बाद कोई जीरो उपस्थित है या कोई संख्या उपस्थित नहीं है, तो इस कंडीशन में दो नियम लगते हैं। पहला, यदि पहले वाला अंक सम है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, जैसे 2.25 में हटने वाला अंक 5 है, पहला अंक 5 है और इसके बाद 2.25 में हटने वाला अंक 5 है और इससे पहले जो संख्या है वो 2 है जो कि सम है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ये 2.2 वैल्यू आएगी। दूसरा है, अगर पहले वाला अंक विषम है तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं, जैसे 2.35 में जो हटाया जाने वाला अंक है उससे पहला अंक 3 है जो कि विषम है, तो जब 5 हटेगा तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमें 2.4 मिलेगी। अब हम देखेंगे कि जोड़ और घटाव में, गुणा और भाग में जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम सार्थक अंक की संख्या तक कैसे प्रदर्शित करते हैं। जब जोड़ना या घटाने की क्रिया होती है तो जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक हो, जो उत्तर आता है वो दशमलव के उतने ही अंक तक होता है। जैसे 2.6 किलोग्राम में हम जब 3.44 किलोग्राम का योग करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 6.04 किलोग्राम। हम देख रहे हैं कि जो पहली वैल्यू है वो दशमलव के 1 अंक तक है और दूसरी 2 अंक तक, तो जैसा कि इसमें कह रहा है जो दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसमें होंगे वही उत्तर होगा, तो इसका उत्तर 6.0 किलोग्राम होगा पहले वाले के लमसम, जो कि दशमलव के 1 अंक तक है कि पहली संख्या दशमलव के 2 अंक तक है, दूसरी 3 अंक तक है, तो जो सबसे कम दशमलव तक है उसी तक हमारा आंसर भी आएगा। तो ये संख्या आएगी 13.528 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो हट रही है ये 5 से बड़ी है, तो इससे पहली संख्या में 1 जुड़ जाएगी, तो ये उत्तर हमें 13.53 हमें इसका उत्तर मिलेगा। अब हम गुणा भाग में देखेंगे, जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक हो तो जो हमें अंत में उत्तर मिलता है उतने ही सार्थक अंक उत्तर में भी होंगे। जैसे 46.512 में जब हम 1.67 का गुणा करते हैं तो हमें वैल्यू 77.6705 मिलती है। तो इसमें सबसे कम सार्थक अंक की संख्या 3 ये है, तो उत्तर भी हमें 3 सार्थक अंक की संख्या तक वाला मिलेगा 77 चूंकि ये संख्या 5 से बड़ी है तो ये जब हटेगी तो इससे पहले 1 जुड़ जाएगा 77.7। इसी प्रकार जब हम भाग करते हैं 16.4336 में 2.75 का हम भाग देते हैं तो हमें वैल्यू 5.9758545 मिलेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे कम सार्थक अंक इस संख्या में 3 है, तो हमें जो इसका उत्तर मिलेगा वो भी 3 ही सार्थक अंक तक मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो 5 है इससे पहले विषम संख्या है, तो इसका उत्तर हमें 5.98 के करीब हमको इसका उत्तर आएगा। अब हम देखेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं। जिन राशियों का मापन किया जाता है वो मूल राशियां कहलाती हैं। मापन में हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान की, एक इकाई की। तो इकाई को ज्ञात करने के लिए एक पद्धति दी गई है जिसे एसआई सिस्टम कहते हैं। इसके आधार पर मूल इकाइयां 2 प्रकार की होती हैं। एसआई सिस्टम के आधार पर इकाइयां यानी जो उसका मात्रक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मूल इकाई, दूसरा व्युत्पन्न इकाई। जो मूल इकाइयां होती हैं वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 होती हैं। लंबाई
किसी चीज की दूरी को मापता है, इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान पदार्थ का भार मापता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। समय को हम सेकंड में नापते हैं। ताप किसी पदार्थ में कितनी गर्मी या ठंडक है, ताप को हम केल्विन में मापते हैं। ज्योति तीव्रता प्रकाश की चमक होती है, इसको हम कैंडेला में देखते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में बहने वाली जो करंट होती है, विद्युत होती है, उसको मापा जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और पदार्थ की मात्रा, जिसमें हम पदार्थ की क्या मात्रा यूज हो रही है का मापन करते हैं, इसका मात्रक मूल होता है। तो ये मूल राशियां हैं, ये इनके मूल मात्रक हैं। इन मूल मात्रकों को उपयोग करके, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। कुछ व्युत्पन्न राशियां हैं, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है, त्वरण है, बल है, दाब है, ऊर्जा है, समतल कोण है और ठोस कोण है। तो जो क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक होता है मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर वर्ग मीटर। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर का क्यूब घन मीटर। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर बटा समय, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या न्यूटन होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर होता है। ऊर्जा बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इसका मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ मूल राशियों को एक या एक से अधिक मूल राशियों को उपयोग करके हम व्युत्पन्न राशियां बनाते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो ये मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां और इनके मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने कई चीजें देखी, कई चीजों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।